friends, my name is Dr. Rahul Kumar and today I am going to discuss UPPCT syllabus in detail for commerce subject. As we all know, exam form deadline has lapsed and now it's time to prepare for exam. As per sources, board is going to conduct the exam in November 2022. If I say hardly, it is 3 months from now. And it is a good enough time for preparation. But if your preparation as per correct strategy and in a right direction. So in this video I'll discuss the complete syllabus for UPPCT Commerce 2022 टॉपिक वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सबको पता है एडवर्टाइजमेंट में हमारा जो UPPCT कॉमर्स का जो सिलेबस था उसको 3 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया था। जस्ट लेट मी टेक अ पेन। या 3 सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड किया था। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन ए एज पर एडवर्टाइजमेंट, section B and section C. So in section 1, if I distribute the syllabus of section 1 in a subject, अगर मैं section A में जो syllabus दिया है उसको subjects में उसका distribution करूँ तो पहला जो subject हमारा निकल के आता है फाइनेंशियल अकाउंट, सेकेंड कंपनी अकाउंट, थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेक्शन बी में जो सिलेबस दिया हुआ है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से है। और थर्ड सेक्शन में जो सिलेबस दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड स्टैटिस्टिक्स का वहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। तो कोई भी एग्ज़ाम जब हम लिखने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हमें सिलेबस की सटीक जानकारी होनी चाहिए, किन टॉपिक्स को हमें फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स को हमें ड्रॉप करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए, कौन से टॉपिक हैं जो लेस प्रायोरिटी पे होने चाहिए। तो आगे मैंने इस सिलेबस को टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे उसमें जो पहला चैप्टर होता है, एक तो इंट्रोडक्शन जिसमें बेसिक थ्योरीज होती हैं, सेकंड चैप्टर बेसिकली रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, एजम्पशन एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड एजम्पशन, इन तीनों टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से MCQs ज़्यादातर पेपर्स में पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर UPPCT के जो पेपर हुआ है वहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। देखिए अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको अगर आप सेक्शन 3 दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो ये करीब आपके 9 to 10 सब्जेक्ट निकल के आते हैं। ठीक है, 11 सब्जेक्ट बेसिकली। तो 11 सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा 11 सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, आपको सारे 11 सब्जेक्ट पढ़ना 3 महीने में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो 11 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं बेसिकली इनके कुछ टॉपिक्स हैं, आपको कंप्लीट सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स हैं केवल उन्हीं पे ध्यान देना है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो जब आप टॉपिक्स को सब जगह एक साथ एक्यूमुलेट करोगे तो ये बेसिकली 2 या 3 सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट ही बैठेगा, उससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंटिंग में आपको जो करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड एजम्पशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे कंसिस्टेंसी अप्रोच हो गया, आपका कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन हो गया, इस टाइप के जो जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, एजम्पशंस को अच्छे से करिए। इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आप इनके लिए कर सकते हैं। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आप वीडियो पूरी देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको रेफरेंस बुक्स भी बताऊंगा जहाँ से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। और मोस्टली जो मैंने बुक्स रेफरेंस में दी हैं वो फ्रीली आपको अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे ये फ्रीली बुक PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सेकंड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पे जो फोकस आपका रहेगा वो एडजस्टमेंट्स पे रहेगा। खासकर जो बेड डेब्ट्स वाले, जो बेड डेब्ट्स के हैं, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, डिस्काउंटिंग की एडजस्टमेंट है, इन पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। एंड सबसे नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यहाँ से आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपका जो फोकस रहेगा रेशियो कैलकुलेशन पे, गुडविल कैलकुलेशन पे, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एडमिशन टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एडमिशन,
इसमें आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, ये सब आपको देखना है। एंड लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको बेसिकली कंडीशंस भी देखनी है एंड और आप जो फर्म्स का जो डिसोल्यूशन हो सकता है वो कितने तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है, कितने तरीके हैं डिज़ोल्व करने के, बाय कोर्ट होता है, बाय वॉलंटरी होता है, ठीक है, उस तरीके से भी आप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। सेकंड जो आपका टॉपिक आता है कंपनी अकाउंट, सब्जेक्ट आता है कंपनी अकाउंट। यहाँ पे आपका फोकस रहेगा शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स को यहाँ से फोकस करना है। और शेयर कैपिटल पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस, 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से आपके 100% आपको मिलेंगे। और इसकी थ्योरी, शेयर कैपिटल की थ्योरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप जब शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं तो किन किन सोर्सेज से आप उनका रिडेम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं थ्योरी में से, ठीक है। और टाइप्स ऑफ शेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, जैसे इनमें डिफरेंस है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हैं वो फॉर फीचर एंड री इशू वाले क्वेश्चंस हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, केवल फॉर फीचर और री इशू की जो एंट्रीज होती हैं वहाँ पे आपसे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ सकता है, वहाँ पे आपको डिस्काउंट यानी लॉस ऑन री इशू पूछ सकता है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देखें, शेयर कैपिटल को बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको 7 to 8 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। डिवेंचर्स इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना शेयर कैपिटल है। यहाँ से आप 1 से 3 क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कंसाइज वे में आपको सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिवेंचर्स में आपका थ्योरी हो गया, थ्योरी लाइक टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स जैसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इशू एंड रिडेम्पशन की कुछ एंट्रीज होती हैं, जैसे आपने डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे उसको रिडीम किया, तो इस टाइप की जो जनरल एंट्री है तो वहाँ पे आपसे बीच में डिफरेंस और लॉस पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने का डिफरेंस वहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप ऑब्वियसली आपने जब पीसीटी की तैयारी कर रहे हो तो कंपनी अकाउंट्स तो आपने पढ़ा ही होगा, साथ में इस टाइप की एंट्रीज भी आपने की होंगी। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से एक दो बार को एक दो क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा और वहीं से एक से तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें भी आपको एक तो फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक थ्योरी का है वो आपको देखना है, बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आपको यूनिट कॉस्टिंग पे फोकस करना है, जिसको हम कॉस्ट शीट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में स्पेशली जो फोकस आपको करना है वो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ही पूछा जाता है जनरली। और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंडर, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं। तो इन दो चैप्टरों को आप यहाँ से अच्छे से कर लें, कॉस्ट शीट को, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से कर लें और कुछ थ्योरीज, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जनरली हमें मिल जाती हैं वो थ्योरीज आप देख लीजिएगा, ये सब। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर और मैं बोल रहा हूँ जो कि आपका सर्विस कॉस्टिंग से आता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, तो इनके ना यूनिट कैलकुलेट कर लीजिएगा। यूनिट आप जो है लर्न कर लीजिएगा कि यूनिट कैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का जो हम कॉस्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ही पर पैसेंजर कॉस्टिंग निकलती है, ठीक है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अगर हम होटल की बात करें तो पर रूम, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो KWH, किलोवाट पर यूनिट, इस टाइप से। तो ये जो यूनिट्स हैं उनको आप सर्विस कॉस्टिंग में से एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इनकम टैक्स से आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को यहाँ से 100% मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो बेसिक बहुत अच्छे से कर लेना है, जो बेसिक चैप्टर होता है आपका, जिसमें आपका जैसे कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट है, पर्सन की डेफिनेशन, डीम्ड एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया, और जो करंट इनकम टैक्स रेट्स हैं वो आप इसमें देखेंगे, ठीक है, उनको अच्छे से करके जाइएगा। और इसके अलावा जो न्यू टैक्स रिजीम यानी कि जो अब नई टैक्स स्कीम भी चल रही है जिसमें नए टैक्स रेट एप्लीकेबल भी हैं, और पैरेलली आपका ओल्ड स्कीम भी चल रही है, ठीक है।
तो दोनों स्कीम्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के सेक्शंस, न्यू स्कीम का सेक्शन 115 BAC बेसिकली, ठीक है, 115 BAC, इसको ज़रूर देख के जाएं। इसके जो स्लैब रेट्स हैं उनको अलग से याद करके जाएं। जो करंट के ओल्ड स्कीम भी चल रहे हैं उन्हें तो याद करें ही, साथ में जो न्यू स्कीम है उसके भी जो स्लैब रेट्स हैं उनको याद करें। इसके बाद एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट होती हैं इनको भी देखें, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, इम्पोर्टेंट है, थ्योरी एंड कंडीशंस, बेसिकली कंडीशंस जो है वो याद रखें। एग्रीकल्चर इनकम इम्पोर्टेंट है। डिडक्शंस में खासकर चैप्टर 6A जो कि सेक्शन 80 कवर करता है, ठीक है, जैसे 80C में 1,50,000 है, 80D DDV, डिडक्शंस को देखें अच्छे से। TDS के रेट्स को देखें। एग्जाम्प्ट इनकम कैलकुलेशन, एग्जाम्प्ट इनकम जैसे HRA आ गया उसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम भी आता है, ग्रेचुटी आता है, लीव आता है, लीव ट्रेवल अलाउंस आता है। तो इस टाइप की जो इनकम्स हैं वो देखें। बाकी आपको अदर जैसे हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, PGBP आ गया और कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्सेज आ गए, इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल टू द टॉपिक आपको तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करोगे तो ना तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी, ना ही इतना आपके पास टाइम है, और प्रैक्टिस को आपको टाइम बचेगा नहीं, जिसकी वजह से आपका पेपर भी क्लियर नहीं होगा श्योर। क्योंकि 11 सब्जेक्ट, अगर मैं आपको 11 सब्जेक्ट को फुल कंप्लीट तैयारी करने को बोलूँ, बेशक आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हो, रिवीजन भी करोगे तो 4-5 महीने आपको चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 महीने में 3 सब्जेक्ट को रिवाइज कर ले, छोटे मोटे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल टू द टॉपिक आप तैयारी करें, ठीक है। तो हेड्स ऑफ इनकम को बिल्कुल भी न छुएं, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी पे ध्यान दें, मोर देन एनफ है, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मैक्सिमम 8 to 9 क्वेश्चन हो सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ 115 BAC पे ध्यान दें, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स पे ध्यान दें, डिडक्शंस, TDS, एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, डीम और बेसिक जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होता है आपको उस पर ध्यान दें, और आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 5 to 6 क्वेश्चन ही आपके यहाँ से बनते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। इसमें बेसिक थ्योरी होगी, पहला चैप्टर। रेशियो एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, 5 to 6, सॉरी यहाँ पे आप जो है इसको 10 तक मान के चलिए, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो रेशियो एनालिसिस से ही हो गए, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके कैश फ्लो और फंड फ्लो से हो गए, और 1-2 क्वेश्चन आपको ब्रेक इवन एनालिसिस से, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तो 10 to 12 क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों टॉपिक से, रेशियो एनालिसिस, कैश एंड फंड फ्लो और आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। बाकी बजटिंग हुआ, मैनेजरियल रिपोर्टिंग हुआ, ये थ्योरेटिकल है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। लेकिन रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं तीनों टॉपिक से पूछे जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसमें स्कोप, नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली आपको जो फोकस करना है वो की कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, OPC, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बेसिकली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया, OPC प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा सा, और कंपनीज जो हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP और पार्टनरशिप में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। अब इनके जो नंबर्स होते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर, कितने मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, गवर्नमेंट कंपनी, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने नंबर चाहिए रजिस्टर कराने के लिए, मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे देखेंगे। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड में आप बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, इस टाइप के जो टर्म्स हैं उन पे फोकस करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ये कम्प्लीटली आपका जो एडवर्टाइजमेंट में दिया वहाँ से, और कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करके बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये एनफ है, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल पर्याप्त है। और इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे देना है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर जिसमें डेफिनेशंस होती है मैनेजमेंट की, डिफरेंट मैनेजमेंट स्कॉलर्स लाइक हैंडी फ्यूल ने, जैसे टेलर ने, F.W. टेलर, पीटर एफ ड्रकर, इन सब ने जो डेफिनेशंस दी हैं इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशंस बहुत पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट और 12 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, इस पे आपको अच्छे से याद करना है इनको, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। और पोस्ट कॉर्प की मैं बात कर रहा हूँ। पोस्ट कॉर्प बेसिकली यहाँ पे आपका जो है प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ठीक है, कंट्रोलिंग हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने चैप्टर्स में। मोटिवेशन थ्योरी और लीडरशिप थ्योरीज पे आपको स्पेशली फोकस करना है। जितने भी मोटिवेशनल थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरीज हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे मॉडर्न थ्योरी हो, सभी पे आपको ध्यान देना है, अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, और साथ ही लीडरशिप स्टाइल एंड लीडरशिप थ्योरीज, न्यू थ्योरीज को भी लगा के आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ से मान के चलिए आपके 6 to 7 क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं मैनेजमेंट में। इसके अलावा जो बेसिक जो डेफिनेशंस दिए हैं, जितने भी कन्वेंशनल आपके जो मैनेजमेंट स्कॉलर्स थे और जो मॉडर्न मैनेजमेंट स्कॉलर है जैसे पीटर एफ ड्रकर की बात करें, ठीक है, तो इन सब की जो थ्योरीज हैं, इन सब ने जो थ्योरीज मैनेजमेंट के बारे में जो बातें अपनी रखी हैं, उन सबको अच्छे से याद करें कि कौन सी डेफिनेशन किस स्कॉलर ने दी थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हालांकि आपका जो सिलेबस दिया है वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत कम टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें डेफिनेशंस होती है, नेचर स्कोप होते हैं, उसको अच्छे से देखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं, ये दो बनते हैं यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कार्डिनल जो कि मार्शल ने दी थी, उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स एंड एलन ने दी थी ये अप्रोच, तो इसको आप अच्छे से देखें यूटिलिटी वाले पार्ट को। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही पार्ट है, अच्छे से इसको आप तैयारी करके चलें। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने की उम्मीद है। मार्केट फॉर्म्स को एक बार देख लें, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मार्केट फॉर्म्स को देख लें, जिसमें आपकी मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, और आपका डिओपोली, और इसके बाद परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ये सब आप एक बार देख लें, इनके फॉर्म्स देख लें, प्राइस डिटर्मिनेशन देख लें, ये सब। इसके बाद प्रोडक्शन फैक्टर एंड थ्योरीज, और इसमें कॉप डगलस, जैसे कि कॉप डगलस मॉडल है, ये सब आप देख लें। कॉस्ट थ्योरीज आप देखें, इसमें एवरेज कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये सब है। ट्रेड और बिजनेस साइकिल, पॉपुलेशन थ्योरीज देख लें, और नेशनल इनकम इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देखें। और इसके बाद पॉपुलेशन थ्योरी में से एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद लास्ट आपका जो है वो है स्टैटिक्स का, जहाँ से आपका अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इफ़ आई से 12 to 15 क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए स्टैटिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा प्लॉटिंग की बात आती है, ग्राफिंग और चार्टिंग जिसमें होता है। डेटा प्लॉटिंग में बेसिकली आप जो डेटा होता है उसको कैसे प्लॉट कर, उसकी ग्राफिंग एंड चार्टिंग। तो इसमें जैसे पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, इन सबको आप देख लीजिएगा एक बार। और फ्रीक्वेंसी टेबल इसमें देख लीजिए, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए कौन सा आपका ग्राफ बनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपके जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, ठीक है, मीन मीडियन मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। इनके फॉर्मूले पे बेसिकली आप ध्यान देंगे, फॉर्मूलाज इनके आपको याद होना चाहिए, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी, ठीक है, बाइवेरिएट एनालिसिस, ये सब। इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस 1 से 2 क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर 1 से 2 क्वेश्चन, और बेसिकली यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले पे ही ध्यान देना है। ठीक है, इंडियन स्टैटिक्स ये थ्योरी का पार्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड इंडियन स्टैटिक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेटा से रिलेटेड, और इंडियन स्टैटिक्स की कमियाँ और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, प्योरली थ्योरी बेस्ड है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज।
इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इसको आप पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ है। ठीक है, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आने, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस सही हो। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की करनी है। तैयारी करने का सही तरीका ये होता है कि एक हफ्ते में जो एक सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उनको आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक बताऊंगा, और वो रेफरेंस बुक कौन कौन सी हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें और कंपनी अकाउंट्स के, दो दो की मैं एक साथ बात करता हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स के लिए आप NCERT 11th 12th देख सकते हैं, और केवल उन्हीं टॉपिक्स, सारा नहीं पढ़ना, केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो अभी इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। साथ ही NCERT भी आपको फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। और इसके साथ मैं आपको वैसे रिकमेंड करूँगा कि ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए। वहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स चलता है उसमें जो अकाउंटिंग की बुक है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल है। आप उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करिए कंपनी अकाउंट्स के, उससे आप तैयारी करिए। दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इसी बुक से, और साथ ही आपको यहाँ पे MCQs की अच्छा एक क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो जो ICAI के फाउंडेशन कोर्स में पूछे जाते हैं, तो PGT में एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर सको इन दोनों टॉपिक से। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको IGNOU की साइट पे जाना है। ई ज्ञान कोर्स करके वहाँ पे एक बैंक बना हुआ है बुक्स का, उस ई ज्ञान कोर्स बैंक से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग BCom की बुक को डाउनलोड कर लेना है, और जो रिकमेंडेड टॉपिक हैं उनको आपको वहाँ से पढ़ लेना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पे बेसिक एंड इंट्रोडक्शन करके IGNOU की ई ज्ञान कोर्स पे आपको ये बुक भी मिल जाएगी, और मैं आपको रेफर करूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि ये बुक भी आप वहीं से पढ़ें। इनकम टैक्स की जो बुक है आपको CA इंटर की बुक पढ़नी है, और ये भी ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब ये बुक ICAI की कैसे, जब आप www.ICAI करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका होगा स्टूडेंट वाला पार्ट, एक टैब होगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट में आप जाओगे तो आपको BOS में स्टूडेंट, ठीक है, और वहाँ पे स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टैक्सेशन की बुक होगी, टैक्सेशन में वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होगा, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होगा, तो आपको केवल इनकम टैक्स की बुक डाउनलोड करनी है, और वहीं से ही आपको जो रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं उन्हीं की तैयारी करनी है, और उन्हीं के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे MCQs की फॉर्म में। स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का, घबराइएगा मत, आप सिर्फ उनके प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद कुछ जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करिए, इजी क्वेश्चंस की, आपका आसानी से एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप IGNOU की ई ज्ञान कोर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक बुक आती है PC तुलसियान की, ठीक है, PC तुलसियान की एक बुक आती है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दोनों को कवर करती है। कंप्लीट बुक आपको ये करनी है, ठीक है, यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। इसके बाद आप चाहो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन IGNOU से कर लीजिए, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ICSI का जो फ्री फाउंडेशन कोर्स है वहाँ पे आपको ये बुक फ्रीली अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। ICSI की साइट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हो, आसानी से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा MCQs का क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे 250 से 300 क्वेश्चंस के बीच में है, तो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही मैं एक बुक और रेफर कर रहा हूँ, IGNOU की बुक है वो भी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जहाँ से आपको मोटिवेशन और लीडरशिप को कवर करना है, ठीक है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स CA फाउंडेशन की बुक, जो कि जहाँ से आपको कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक मिलेगी, वहीं से बिजनेस इकोनॉमिक्स CA फाउंडेशन की बुक से। और स्टैटिक्स की एक बुक आती है SP गुप्ता, ठीक है,
एस पी गुप्ता से जो टॉपिक्स हमने बताए हैं उन टॉपिक्स को आप एस पी गुप्ता की बुक से कवर करिए। अब ये थी रेफरेंस बुक। इसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की करनी है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की होगी तो उसके बाद कुछ मार्केट में जो मॉक टेस्ट हैं वो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। रही बात आपका कि जो मेरिट है आपकी कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी है, तो मान के चलिए 125 में से आपका 115 के अराउंड आप अपनी तैयारी करके चलिए। 110 से 1115 के बीच में आपकी मेरिट जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छी करके चलिए। 110 से 115 क्वेश्चंस के बीच में आपको तैयारी करके चलनी है। और डेफिनेटली अभी पर्याप्त समय है, 3 महीने का समय अभी हमारे पास लगा है, बिकॉज बोर्ड जो है नवंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो कराने की सोच रहा है। तो अभी पर्याप्त समय है, ज़्यादा इधर उधर भागिए, टू द टॉपिक बिल्कुल तैयारी करिए, हो जाएगा। 110 से 115 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ईजी होता है। ज़्यादातर हम गलतियाँ जो करते हैं वो थोड़ा जल्दबाजी में गलतियाँ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ते, देखते हैं कि हमें क्वेश्चन तो आता था, घर आके पता लगा कि जल्दबाजी में दूसरे गलत ऑप्शन पे टिक कर दिए, ठीक है, या गलत सर्किल भर दिए। तो इस तरीके से हड़बड़ी ना हो जाए, आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से कूल माइंड से तैयारी करें। डेफिनेटली 110 से 115 कोई टफ स्कोर नहीं है पीजीटी के एग्ज़ाम में लेके आना, अगर टू द पॉइंट टू द टॉपिक आपकी तैयारी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।